हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे ही होंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि जो हमारा स्टेट 2025 जो 17-18 जनवरी को होना था, उसकी जो अब एग्ज़ाम डेट है वो 30 और 31 जनवरी डिसाइड हो गई है। ठीक है, आपका जो स्टेट 2025 का एग्ज़ाम है वो 30 और 31 जनवरी को होना है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसी महामैराथन क्लास जो आपके मैथ के पोर्शन को कंप्लीटली कवर करेगी। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि भाई यदि एक नियमित बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 160 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी। ठीक है, ये हम लोगों को बताना है। ठीक है, तो वो आपसे कह रहा है कि यदि एक नियमित बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण कितना है, आपको 160 डिग्री दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि भुजाओं की संख्या कितनी होगी। ठीक है, इस महामैराथन क्लास में हमने जितने भी क्वेश्चंस रखे हैं आपके, वो आपके मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। कि एक नियमित बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण, देखो किसी भी बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण को निकालने का फॉर्मूला होता है आपका क्या, n-2 गुना में 180 डिग्री बटे में n। ठीक है, ये आपका क्या होता है, प्रत्येक आंतरिक कोण को निकालने का फॉर्मूला होता है। और इसकी वैल्यू इन्होंने कितनी दी हुई है आपको, 160 दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, इसको 160 के इक्वल रख देंगे। ठीक है, तो जीरो से हमारी जीरो कट जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आर पार की गुना। ठीक है, ऐसे करके तो करेंगे गुना, ऊपर की साइड से कर देते हैं 18n, 18 गुना 2 आपके हो गए कितने, आपके 36 बराबर 16 गुना n हो गए आपके 16n। ठीक है, n को हम एक साइड कर लेंगे और जो नंबर है उसको एक साइड रख लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 18n में से हम क्या करेंगे, ये 16n जब इधर आएंगे तो घटा में हो जाएंगे और ये 36 इधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, 18n में से 16n गए तो आपके 2n बराबर कितना आ जाएगा, 36, और n बराबर कितना आ जाएगा, 36 बटे में 2 यानी कि 18। अच्छा, n यहाँ पे क्या है, n है यहाँ पे क्या, भुजाओं की संख्या। n क्या है यहाँ पे, भुजाओं की संख्या, यानी कि हमारी भुजाओं की संख्या कितनी आ गई आपकी, भुजाओं की संख्या आ गई हमारी कितनी, 18। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है कि भाई जो प्रत्येक आंतरिक कोण जो होता है उसका फॉर्मूला है आपका n-2 गुना में 180 डिग्री बटे में n, और यहाँ पे n है क्या, नंबर ऑफ साइड्स। क्या है, नंबर ऑफ साइड्स यानी कि भुजाओं की संख्या। अच्छा, वो आपसे कहने लगे कि भाई अगर मान लो किसी क्वेश्चन में ये पूछने लग जाता है कि भाई सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होगा, ये तो प्रत्येक आंतरिक है, सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होगा, तो उसका फॉर्मूला होता है आपका n-2 गुना में 180 डिग्री। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि जैसा भी आपको मालूम है कि भाई जो आपका स्टेट का एग्जाम है उसका लेवल 1, उसमें आपका 40 मार्क्स का मैथ आता है। लेवल 2 में आपका जो टीजीटी मैथ है उसमें 70 नंबर, और उसके अलावा जो भी टीजीटी है उनमें आपके 10 मार्क्स का, और पीजीटी में आपका जो है जो बेसिक चीज़ें हैं उसमें 10 मार्क्स का आपका जो मैथ रहता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि भाई जो मैथ्स है वो आपका एग्ज़ाम को क्वालिफाई कराने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका आंसर आ गया इसका, n की वैल्यू यानी भुजाओं की संख्या कितनी होगी आपकी, 18 होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका देखो, यदि संख्या 687x29, ये आपको एक नंबर दिया हुआ है। ठीक है, 9 से विभाज्य है, यानी कि 9 से क्या है, पूरी तरीके से भाग हो जाता है। तो हमें बताना है 2x का मान क्या होगा। ठीक है, पहले तो हमें इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर हमें बताना है कि इस 2x की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, पहले तो हम नंबर लिख लेते हैं। ठीक है, देखो 687 और ये x29। ठीक है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई हम 9 से
किसी भी नंबर की विभाजकता कैसे चेक करते हैं। ठीक है भाई, 9 से विभाजकता चेक करने का एक सिंपल सा रूल है कि भाई जो अंकों के, जो किसी भी संख्या के अंकों का जो योग है ना, वो 9 से भाग होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, और एक चीज और ये भी है कि भाई 9 से भाग होने का जब हम क्वेश्चन में चेक करते हैं, हम ये देखेंगे कि भाई 9 कहाँ कहाँ आ रहा है। देखो ये 9 आ रहा है तो इस 9 को हम काट देंगे, 7 और 2 9, यानी हम इन 7 और 2 को भी काट देंगे। ठीक है, अब आपके पास बचे 6 और 8, यानी कि इन दोनों का हम सम निकालेंगे। जब इनका जोड़ निकालेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 8 और 6 होते हैं आपके 14, यानी कि हम 14 में क्या जोड़ें कि भाई वो 9 से भाग हो जाए, यानी कि 9 के पहाड़े में पढ़ते हैं तो 14 के से आगे 18 आता है। ठीक है, जो 9 से पूरी तरीके से भाग होता है, यानी हम x की जगह पे अगर हम 4 रख देते हैं, ठीक है, तो ये नंबर पूरी तरीके से 9 से भाग हो जाएगा। ठीक है, हमें x की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल गई, 4 मिल गई। अब हमसे पूछ क्या रहा है, 2x की वैल्यू, क्या पूछ रहा है, 2x की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि 2x यानी कि 2 गुना 4। ठीक है, तो आपका 2 गुना 4 कितना हो जाएगा, आपका 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके स्टेट में पूछे भी गए हैं और इस वाले एग्जाम में पूछे भी जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। दो संख्याएं 5 और 3 के अनुपात में है। ठीक है, इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, 34 है। कितना है, 34। दोनों में से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, आपको बताना है दोनों में से छोटी संख्या कौन सी होगी। ठीक है भाई, हमें दो संख्याएं दे रखी हैं और वो दोनों संख्याएं 5 और 3 के अनुपात में हैं। भाई देखो, अनुपात का मतलब ये है कि ये दोनों संख्याएं इस अनुपात में प्रेजेंट हैं, यानी इसका कुछ भी मल्टीपल और भी है, यानी कि ये नंबर 10 भी हो सकता है, ये 6 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यानी हम ये मान लेते हैं कि भाई ये 5 यूनिट है और हमारे पास ये 3 यूनिट है। ठीक है, ये इनका अनुपात है। अब वो कह रहा है कि इन दोनों के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है आपका, 5 और 3 के बीच का अंतर कितना है, 2 यूनिट मान लेते हैं। और वो 2 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 34 दी हुई है। और हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 34 को हम 2 से भाग कर देंगे, आपका आ जाएगा 17, यानी हमें 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई 17। अब आपसे पूछ रहे दोनों में से छोटी संख्या, और छोटी संख्या क्या है आपकी, 3 यूनिट है। तो हम क्या करेंगे, 3 गुना 1, 1 की वैल्यू कितनी थी, 17, यानी कि 17 गुना 3 कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 51, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएबल्स विच टेक द 10 वैल्यूज। देखो आपको ना 10 वैल्यूज दी हुई हैं। ठीक है, और इसमें से आपको बताना है कि भाई आपकी रेंज क्या होगी। जो ये वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, इस डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज पता करनी है आपको कि क्या होगी वो रेंज। ठीक है, देखो ये स्टैटिक्स का क्वेश्चन है, यानी कि आप ये चीज देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। आपके जो टीजीटी मैथ का पेपर होगा, या जिसमें आपका 60 नंबर का मैथ आता है, ठीक है, उसमें आपका मीन, मीडियन, मोड, रेंज, ठीक है, इनमें से एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली पूछा ही जाएगा। ठीक है, और बहुत ही आसान से टॉपिक हैं ये, मीन, मीडियन एंड मोड, रेंज। मैंने पहले भी कराए हुए हैं, शॉर्ट्स में भी कराए रखे हैं, और आपका जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे जो स्टेट के लिए कंटेंट डाल रखा है मैथ्स का, उसमें भी ये टॉपिक्स जो है कवर हुए हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं ये, यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। चलो, अब हमें बताना भाई, हमें जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है इसकी हमें रेंज बतानी है। अब देखो, अब हमें पता भी होना चाहिए कि रेंज हम निकालते कैसे हैं। रेंज हम कैसे निकालते हैं, रेंज निकालने का जो फॉर्मूला है वो हम लार्जेस्ट जो यहाँ पे वैल्यू दी हुई है उसमें से हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट वैल्यू को घटा देंगे। ठीक है, ये आपका रेंज निकालने का फॉर्मूला है। लार्जेस्ट वैल्यू में से हम स्मॉलेस्ट वैल्यू घटा देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ देख रहे हैं भाई लार्जेस्ट क्या है, 32 है, 34 हमारी क्या है, लार्जेस्ट वैल्यू है, यानी 34 में से। अब हम देखेंगे भाई स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, तो हमें क्या दिख रहा है, 11 दिख रहा है, यानी कि हम 11 घटा देंगे। 34 में से अगर हमारे 11 गए तो हमारे पास क्या बचा, 23 बचा, यानी हमारा जो आंसर आया वो 23 आया। यानी इस डिस्ट्रीब्यूशन की जो रेंज है ना वो आपकी 23 है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
और ये जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 कि भाई दो संख्याओं का गुणनफल 726 आपको दिया हुआ है, उनका HCF आपको 11 दिया हुआ है और आपको बताना है LCM क्या है। देखो ये आपका जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन एग्जामिनर का बहुत ही प्रिय क्वेश्चन है। जो अभी आपका CET हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, यानी इससे पहले CET हुए हैं, ग्रुप डी के लिए हुआ है, ग्रुप C के लिए हुआ है, या CET का मेंस हुआ है, ये क्वेश्चन एग्जामिनर ने हर बार पूछा है। और आप जो है स्टेट कोई से भी ईयर का उठा के देख लो, ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने का जो फॉर्मूला है वो क्या है कि भाई दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है। देखो LCM यानी कि लघुत्तम समापवर्तक गुना में HCF, इन दोनों का जो गुणनफल होता है ना, इन दोनों का जो गुणनफल है यानी कि जो गुना करते हैं हम इन दोनों की, वो किसके बराबर होता है, यानी कि हमें जो पहले दो नंबर दिए हुए हैं, फर्स्ट नंबर गुना में आपका सेकेंड नंबर। ठीक है, क्या दिए हुए हैं, दो नंबर जो दिए हुए हैं उनके गुणनफल के बराबर होता है इनका गुणनफल। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, और ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे हालांकि इस महामैराथन क्लास में हमने जितने भी क्वेश्चन रखे हैं, हर क्वेश्चन अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो वैल्यू पुट करेंगे, गुणनफल दिया हुआ है दो संख्याओं का 726, यानी इधर रख देंगे 726। आपको HCF की वैल्यू दी हुई है 11 और LCM आपको निकलवा रहा है। ठीक है, तो LCM की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ये इधर गुना में है, इधर बटे में आ जाएगा, 726 बटे 11 भाग करेंगे, 11 छक्के 66, 6 बचे फिर 66, 11 छक्के 66, यानी कि LCM की जो वैल्यू आएगी आपकी वो 66 आएगी, यानी 66। और ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा, C हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6, मान लीजिए स्थिर जल में नाव की गति 17 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव को धारा के अनुकूल जाना है 110 किलोमीटर की दूरी, और आपको बताना है कि कितना समय लगेगा। देखो पहली बात तो मैंने एक वीडियो में आपको पूरा कंसेप्ट समझाया हुआ इस चीज का। देखो जब हम मान लो इधर ही धारा बह रही है आपकी ऐसे, और इधर ही आपकी नाव चल रही है, देखो जब नाव धारा की दिशा में जाएगी तो जो टोटल जो आपकी चाल है यानी कि वो जुड़ जाती है। अगर मैं इधर बात करूं कि भाई स्थिर जल में नाव की चाल, मानो मैं इसको x मान लेता हूं, x की वैल्यू आपकी 17 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी है, 17 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, हम इसको मान लेते हैं कि भाई जो आपकी नाव की चाल है वो 17 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो आपको दी हुई है क्या, धारा की गति, हम उस धारा की गति को y मान लेते हैं, वो आपको दी हुई है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई देखो धारा के दिशा में जाएगी तो दोनों चालें जो हैं वो जुड़ जाती हैं। अब वो आपसे कह रहा है कि धारा के अनुकूल जा रहे हैं, तो धारा के अनुकूल जा रहे हैं, कितनी दूरी है, 110 किलोमीटर है, और चाल कितनी हो जाएगी, हम दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 17 प्लस 5 बराबर 22 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपसे पूछ रहा है टाइम। देखो टाइम का जो फॉर्मूला होता है, यानी हम टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस यानी कि दूरी बटे में आपकी क्या, स्पीड यानी कि चाल। ठीक है, दूरी आपकी कितनी है, 110, कितनी आपकी 110 किलोमीटर, और जो चाल है वो आपकी है 17 प्लस 5 यानी कि 22 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि हम 22 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो 22 पंजे होते हैं कितने, 110, यानी कि हमें कितने घंटे का टाइम लगेगा, 5 घंटे का टाइम लगेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, यदि 28 वस्तुओं को लागत मूल्य बोले तो क्रय मूल्य भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, 21 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आपको बताना है लाभ का प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, आपके हरियाणा का कोई भी एग्जाम, चाहे आपका स्टेट है या HSSC CET है, कुछ भी है,
उसमें ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ठीक है, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, तो 28 वस्तुओं को जो लागत मूल्य है वो 21 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो आपको बताना है लाभ का प्रतिशत कितना है, कितना है लाभ का प्रतिशत, ठीक है। आपको बोल रहा है कि भाई यदि 28 वस्तुओं का लागत मूल्य, यानी कि लागत मूल्य को हम क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य भी बोलते हैं, 21 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। तो आपको बताना है लाभ परसेंटेज क्या होगा, ठीक है। आपको लाभ का प्रतिशत बताना है कि क्या होगा। देखो इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे इजिएस्ट बताता हूं मैं आपको क्या करना है। आपको लिखना है सीपी और बटे एसपी लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है, सीपी बटे एसपी, यानी कि क्रिया मूल्य बटे विक्रय मूल्य, ऐसे लिख लेना है, ठीक है। आपको देखना है लागत मूल्य के साथ जो नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, लागत मूल्य के साथ क्या नंबर लिखा हुआ है, 28 लिखा हुआ है, उसको तो हम लिखेंगे विक्रय मूल्य के सामने, यानी कि ये 28। और जो विक्रय मूल्य के साथ जो नंबर लिखा हुआ है उसको हम किसके सामने लिखेंगे, क्रिया मूल्य के सामने, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि क्रिया मूल्य तो आपको हो गया 21 और विक्रय कितना हो गया आपको 28। अब आपको ध्यान रखना है कि भाई 21 रुपए की चीज 28 रुपए में बिकी है, तो आपको कितने का लाभ हुआ, यानी कि विक्रय मूल्य में से हम इसको क्रिया मूल्य को घटा देंगे, तो आपका जो प्रॉफिट है यानी लाभ वो आपका हो गया 28 माइनस के 21 बराबर 7 रुपये। कितना हो गया, 7 रुपये, ठीक है। अब प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है आपसे, लाभ का प्रतिशत पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है। तो वो क्या होता है, यानी कि लाभ बटे में 100, सॉरी लाभ प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, तो लाभ बटे क्रिया मूल्य यानी कि वो कितने पे हुआ है, और गुना में आपके हम क्या करेंगे 100 कर देंगे, ठीक है। यानी कि जो 7 रुपये हमारा ये तो है हमारा है प्रॉफिट, और ये हमारा क्या है क्रिया मूल्य है 21 रुपये, गुना में 100, 7 तिया कितने हो गए 21, 100 बटे 3 आ गया, 100 बटे 3 का मतलब है आपका 33.33, ठीक है, 33.33, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 8, आपसे कह रहा है कि भाई शंकु की ऊंचाई दी हुई है आपको, कितनी है 7, और वृत्ताकार आधार का व्यास आपको दिया हुआ है कितना 12 सेंटीमीटर, इसका आपको आयतन बताना है, ठीक है। क्या बताना है, इसका आपको आयतन बताना है, ठीक है भाई। पहली बात तो ना इसका मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा और थोड़ा सा बेसिक से भी बता देता हूँ। भाई पहले तो ना आप ये देख लीजिए शंकु होता क्या है, इस टाइप का होता है शंकु। ये उन लोगों के लिए है जिनको मैथ नहीं आती है और बिल्कुल ही बेसिक से है ये, ठीक है। तो ट्रिक बता दूंगा मैं आपको कि भाई कैसे आपको 5 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो इस टाइप से होता है आपका कोई भी शंकु, ठीक है। और एक तरीके से अब आप कहने लगे कि भाई शंकु हम डेली लाइफ में अगर हम शंकु का एग्जांपल देखें तो वो क्या होता है, जो हमारी बर्थडे की आपकी जो कैप होती है ना, बर्थडे कैप, वो आपकी शंकु के आकार की होती है, ठीक है। नीचे से गोला होता है, ऊपर से ये इस टाइप से होता है त्रिभुजाकार, ठीक है। वो आपसे कह रहा है ये जो आपकी है एच है हाइट, ये आपकी रेडियस होती है आर, और ये जो होती है ये होती है आपकी एल, यानी कि त्रियक ऊंचाई बोलते हैं लेटरल हाइट, ठीक है। अब देखो अब आपसे कह रहा है कि भाई जो आपको दिया हुआ क्या है यहाँ पे, एच की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी 7, और व्यास दिया हुआ है इस आधार का वो 12 है, तो रेडियस कैसे निकालेंगे, 12/2 कर देंगे, यानी कि जो त्रिज्या होती है व्यास होगा आपका ये, और त्रिज्या क्या होती है व्यास का आधा, तो 6 हो गई है क्या आपकी त्रिज्या हो जाएगी सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे 1/3 गुना में 22/7, आर आपकी क्या है 6 गुना 6 गुना में आपका 7,
7 से 7 कट गया, 3 दूनी हो गए 6, 22 दूनी 44 और 44 छिक्के होते हैं आपके 264। कितने होते हैं? 264 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये तो हो गया आपका फॉर्मूला। ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा? सी। देखो इस क्वेश्चन में पाई आ रहा है आपका। ठीक है, पाई की वैल्यू होती है 22/7। 22 मीन्स 11 का। हम इनके ऑप्शंस में से 11 का मल्टीपल चेक कर लेंगे डायरेक्ट। ठीक है, क्योंकि ये ऑप्शंस जो हैं दूर दूर दिए हुए हैं और बहुत ही छोटे ऑप्शंस हैं, तो इसमें हम इजीली चेक कर सकते हैं। 11 दूनी 22, 3 बचे नहीं भागोगे, 11 दूनी 22 नहीं होगा, और 11 दूनी 22, 4 बचे 44, 11 चौक 44, और ये होगा 11 दूनी 22, 54 नहीं होगा, यानी ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे और ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, तो ये इसकी ट्रिक थी, ये आपका बेसिक से था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये आपका सिंप्लीफिकेशन का है कि सॉल्व करना है आपको। ये नंबर्स दिए हुए हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें थोड़ा सा माइंड से खेलना होता है। ठीक है, अगर मैं एक चीज़ देखूं, इसमें एक फॉर्मूला लगा हुआ है, और वो फॉर्मूला हमें कब दिखेगा? जब हम उस चीज़ की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, और मैथ्स आपको मालूम हो भाई, मैथ्स आपकी प्रैक्टिस से ही आती है। तो हम ये देख रहे हैं कि भाई अगर मान लो यहाँ पे दो ही नंबरों का खेल चल रहा है, एक 0.02 है और एक 0.1 है, देख लो आप। ठीक है, अगर मैं इसको a मान लेता हूं और इसको मैं b मान लेता हूं, तो आप ऊपर देखेंगे क्या बन रहा है आपका, a गुना a, यानी कि a क्यूब बन रहा है, प्लस में b गुना b, यानी कि b क्यूब बन रहा है। ठीक है, नीचे देखेंगे आप, देखिए नीचे क्या बन रहा है, 2 बार गुना है, a स्क्वायर हो जाएगा, ये देखिए b स्क्वायर हो गया और माइनस के a भी हो गया। ठीक है, अच्छा अब आपको एक चीज याद रखनी है भाई, a क्यूब प्लस के b क्यूब का ना एक फॉर्मूला होता है, वो है आपका क्या, a प्लस के b। ठीक है, और a की पावर 2 प्लस के b की पावर 2 माइनस के ab। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे, a क्यूब जमा b क्यूब की जगह रखेंगे हम a प्लस के b, और a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 माइनस के ab, ये हमने इसकी जगह पे रखा। नीचे में आपका क्या है, a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 माइनस की ab, है ना। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर में क्या बचेगा, a प्लस b, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 0.1 में हमें क्या जोड़ना है, 0.02 जोड़ना है, जो आएगा क्या आपका 0.12, क्या आएगा 0.12 आएगा। ठीक है, और ये कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार जो सीईटी लिया गया था हरियाणा ने, उसमें उन्होंने क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा इंप्रूव किया था 2 शिफ्ट के अंदर, यानी कि 26 की पहली शिफ्ट और 27 की जो 4th शिफ्ट थी, उन दोनों शिफ्ट्स में क्वेश्चंस का लेवल जो HSSC अक्सर पूछता उससे थोड़ा सा ऊपर किया हुआ था। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके उन शिफ्टों में पूछे गए थे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेट 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही इंपोर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। भाई आपसे पूछ रहा है कि 10 के अभाज्य गुणनखंडों का माध्य बताना, आपको बताना है। ठीक है, 10 के कौन से गुणनखंड, अभाज्य ही गुणनखंड होते हैं। ठीक है, इसमें एक आपको अभाज्य और लिख लेना है। ठीक है, देखो तरीके बहुत सारे हैं। अभाज्य गुणनखंड, पहले हम इसको 1 से भाग करेंगे, हो रहा है भाई, फिर 2 से हो रहा है, ठीक है, 5 से भी हो रहा है, और फिर सीधा 10 से भी हो रहा है। ठीक है, इसके 4 फैक्टर निकल के आ गए। ठीक है भाई, 4 फैक्टर निकल के आ गए, जो बिल्कुल ही जिनको जो बिल्कुल बेसिक वाले हैं उसके लिए इस तरीके से भाई 2 से भाग करेंगे 5, फिर 5 से करेंगे 1। ठीक है, 2, 5 और 1। ठीक है, और खुद 10 इसका फैक्टर है ही है। ठीक है भाई, क्योंकि ये नंबर जो है आपका किस किस से भाग होता है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, 1 से भी होता है, 2 से भी, और 5 और खुद 10 से तो हर नंबर मतलब खुद से वो नंबर जरूर डिवाइड होता है। ठीक है, तो अब आपसे पूछ क्या रहा है कि भाई माध्य आपको बताना। माध्य बोले तो मीन बोलते हैं, और मीन कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर्स का सम, यानी कि 10 प्लस के 5 प्लस के 2 प्लस के 1। ठीक है, उनको जोड़ लेंगे, फिर हम उनको जितने उनकी नंबर्स हैं, यानी कि वो कितने नंबर्स हैं, 1, 2, 3 और 4 से हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, 10 और 5 15 और 3 कितने हो गए 18, 18/4। ठीक है, 2 से काट लो, 2 9 18, 2 दूनी 4, और 9 का आधा कितना करेंगे, 9 का आधा क्या होगा आपका 4.5, क्या होगा 4.5 होगा, यानी कि 4.5 इसका आंसर होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन आपका, एक संख्या को 221 से भाग दे दें तो 30 शेषफल बचता है। ठीक है, यदि उसी संख्या को 13 से भाग दे दें तो शेषफल क्या होगा। पहले तो ना आप इस चीज का थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लो कि भाई क्या कंसेप्ट होता है इस टाइप के क्वेश्चंस के पीछे। देखो ये हमने लगा लिया भाग का निशान, वो कह रहा है कि एक संख्या, देखो ये संख्या हमारे पास x है, ठीक है, उसको हम 221 से भाग दे रहे हैं। चलो मान लो मैंने एक बार भाग दे दिया, ठीक है, ये आ गया, यहाँ पे आपका शेषफल क्या बचा, 30 बच रहा है। ठीक है, मान लिया हमने एक बार गया और 30 शेषफल बच रहा है। अब आपको ये याद रखना है, जो ये नंबर है हम इसको कैसे निकालते हैं। ये नंबर होता है क्या, इसको हम बोलते हैं भाजक, इसको हम बोलते हैं भागफल, और ये होता है शेषफल, यानी कि 221 गुना में 1 और हम उसमें रिमाइंडर जोड़ देंगे यानी कि शेषफल, तो ये हो गया आपका 251। देखो हमें क्या मिल गया, नंबर मिल गया। अब हमसे कह रहा है कि 13 से भाग अगर हम उसी नंबर को देंगे तो क्या शेषफल होगा। अब भाई 251 को 13 से भाग करो, 13 एकम 13, 12 बचे, 121 हो गए, और 13 90 होते हैं आपके 117, यानी कि 121 में से हम 117 घटाएंगे तो आपके 4 बचे। यानी कि अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच रहा है, यानी कि जो शेषफल है वो आपका बच रहा है 4, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, वैसे हम क्या करते हैं, इसकी 1 से गुना करके इसमें 30 जोड़ देते हैं। ठीक है, 251 आपका नंबर मिल गया और उसको 13 से भाग कर देंगे, जो शेषफल आएगा वो आ जाएगा, और यहाँ पे शेषफल आ रहा है आपका 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12, 10 भुजाओं वाले एक नियमित बहुभुज, यानी कि कोई एक रेगुलर पॉलीगन दिया हुआ है, उसकी साइड्स हैं आपकी, नंबर ऑफ साइड्स हैं 10, सभी आंतरिक कोणों का योग। देखो मैंने जब आपको पहला क्वेश्चन करवाया था प्रत्येक आंतरिक कोण वाला, उसी में मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था। ठीक है, कंसेप्ट बताया ना, ठीक है, तो उसमें मैंने आपको बताया हुआ था कि भाई कैसे आंतरिक कोणों का जो योग है वो उसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, और वैसे भी जो ये क्वेश्चन है ना, ये जो रेगुलर पॉलीगन वाला टॉपिक है, इसमें से स्टेट में तो हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है। जो टीजीटी मैथ की तैयारी कर रहा हो, यानी कि लेवल 2 में मैथ्स जिसने सेलेक्ट किया हो, उसके लिए तो ये वाला जो मैंने आपको बताया था कि भाई मीन मीडियन मोड है, आपके वहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। और जो ये आपका ये वाला टॉपिक है रेगुलर पॉलीगन वाला, बहुभुज वाला, उसमें से आपके कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन इधर से भी मिल जाते हैं। तो ये छोटे छोटे से टॉपिक हैं और इसमें से क्वेश्चंस आपके कम से कम 5-6 मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को का जो फॉर्मूला वो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई 10 भुजाओं वाले एक नियमित बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग क्या होगा। देखो सभी आंतरिक कोणों का फॉर्मूला होता है योग का n-2 गुना में 180 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे n जो है वो आपकी होती है नंबर ऑफ साइड्स। तो हमसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, 10 भुजाएं हैं, तो भाई n की जगह हमने रख दिया 10, 10-2 गुना में 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया 8 गुना 180 डिग्री। अब हमसे पूछ रहा है आंसर किस में पूछ रखा, पाई में, तो हम 180 को क्या बोल सकते हैं, पाई भी बोल सकते हैं, तो 8 पाई क्या हो जाएगा आंसर, 8 पाई, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, अच्छा अगर आपसे पूछ ले कि भाई नंबर ऑफ डायगोनल्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ डायगोनल्स, ठीक है, यानी कि विकर्ण का जो फॉर्मूला है निकालने का वो क्या है, n×n-3 डिवाइडेड बाई 2। ये आपको याद रखना है। ठीक है भाई, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको देखने को मिलेगा 100% देखने को मिलेगा लेवल 2 के मैथ्स में भी, और जो नॉर्मल लेवल विदाउट मैथ्स हैं जैसे साइंस वाले, एसएसटी वाले, उनमें भी ये क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है। ठीक है, और स्टेट में जो जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने शॉर्ट्स में भी करवाए हुए हैं, और जो हमारी महामैराथन क्लासेज आ रही हैं ये
इस तरीके से तैयार की गई हैं कि हर टॉपिक आपका कवर किया जाए। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है भाई, एक आदमी अपने वेतन का 72% खर्च कर देता है। ठीक है भाई, सीधी सी बात है, 72% खर्च कर दे रहा है, तो 28% क्या कर रहा है, वो बचत कर रहा है। ठीक है, प्रति माह वो 5,740 रुपये बचा देता है। ओके, उसके वार्षिक वेतन का 10% क्या होगा, ये हमें बताना है। ठीक है भाई, क्या करना है, ये हमें बताना है कि भाई वार्षिक वेतन का 10% होगा क्या। अच्छा भाई देखो, कोई भी चीज़ होती है वो अपने आप में 100% होती है। ठीक है, कोई भी चीज़ कितनी होती है, 100% होती है। यानी किसी भी आदमी की जो सैलरी है वो 100% के बराबर है। ठीक है, वो हो सकती है 100% आपके 20,000 के बराबर और 2 लाख के बराबर, 3 लाख, जिसकी जितनी भी है उस तरीके से। ठीक है भाई, अच्छा तो वो क्या कह रहा है कि 100% में से 72% उसने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। भाई 72% तो आपका खर्च हो गया। अब 100 में से जब हम 72% को हटा देंगे तो हमारे पास 28% बचेगा। ये क्या है, उसकी सेविंग है, यानी कि इतनी वो बचत कर रहा है। उस बचत की वैल्यू जो है वो हमें दी हुई है कितनी, 5,740। ठीक है, अब हम यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी कि 5,740 को हम 28 से भाग कर देंगे। 7 चौक 28, 7 8 56, 2 0, 4 से भाग करेंगे 205 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हमें ना वो 100% की वैल्यू निकालनी है कि भाई जो है कितनी होगी, यानी कि वो जो टोटल सैलरी कितनी हो गई। 100% यानी कि 205 गुना में 100 से गुना कर देंगे, यानी कि भाई उस आदमी की जो सैलरी है ना वो 20,500 रुपये प्रति महीने है। कितनी है, 20,500 रुपये प्रति महीने है। ठीक है भाई, अच्छा अब वो आपसे पूछ रहा है कि उसके वार्षिक वेतन का, वार्षिक वेतन जब मंथली सैलरी आपको पता चल गई तो वार्षिक वेतन कितना हो गया, 20,500 गुना में 12 से गुना कर देंगे। अच्छा ठीक है, ये आपका वार्षिक वेतन हो गया। उसका 10% कैसे निकालेंगे, 10% का मतलब है 10/100। ठीक है, 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कट गई। ठीक है, गुना करो, जीरो आपकी कितनी हो गई, 1, तो 12 से गुना करेंगे, 12 पंजे 60 और 12 दूनी कितनी होगी आपकी 24। ठीक है, 24,000 कितने हो गए, 600 रुपये हो गए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, ए किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। ठीक है, और बी उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है भाई, यदि वे दोनों मिलकर के 4 दिन काम करते हैं तो काम का कितना भाग शेष रह जाता है, ये हमें बताना है। भाई देखो, किसी भी एग्जाम के, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर टाइम एंड वर्क का जो चैप्टर है वो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। चाहे आपका कोई सा भी वनडे एग्जाम उठा लो, इवन एमटीएस से लेके और यूपीएससी सीसेट तक, हर एग्जाम के अंदर टाइम एंड वर्क पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है भाई, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। भाई ए कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में। बी कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में। एलसीएम मेथड, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 60, 15 चौके 60 और 20 दिया 60। देखो ये मिल गई आपको एफिशिएंसी बोल दो, यानी ए जो है एक दिन में 4 काम करता है और बी एक दिन में 3 काम करता है। वे दोनों मिलकर के 4 दिन काम करते हैं। भाई दोनों का मिलकर के काम निकालो, ए प्लस बी का काम 1 दिन का, ए प्लस बी का कितने दिन का, 1 दिन का काम कितना है, दोनों को जोड़ दो, 4 और 3 कितने हो गए आपके 7 हो गए। ठीक है भैया, 7 काम मिल करके वो दोनों कर देते हैं एक दिन में। तो 4 दिन उन्होंने काम किया है तो कितना हो जाएगा, 7 गुना में 4, यानी कि 28 काम उन्होंने कर दिए। और भाई 28 काम कर दिए तो 60 में से हम क्या करेंगे, 28 को घटा देंगे। घटा दिया भाई, तो आपका बचा 32 काम बचा। वो पूछ रहा है कि काम का कितना भाग शेष रह जाता है। भाई 32 शेष रह गया, टोटल काम कितना है आपका 60, तो हम 60 से उसका परसेंटेज मतलब रेशो निकाल देंगे कि भाई इतने परसेंट, इतने मतलब कि हमारा काम जो है वो बच गया है, यानी शेष रह गया है टोटल काम का। ठीक है, 4 से भाग करेंगे, 4 8 32 और ये 15 बार, यानी कि भाई 8/15, यानी हम ये कह सकते हैं टोटल काम 15 है, जिसमें से 8 काम जो है वो शेष है, यानी 7 काम आपका जो है पूरा कर दिया गया है। ठीक है, यानी 8/15 जो है वो काम का, टोटल काम का वो शेष रह गया है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 15।
ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया आपका ये भी, कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात आपको दिया हुआ है। ठीक है भाई, उनकी ऊंचाई का अनुपात आपको दिया गया है, उनके आधारों का अनुपात बताना है आपको। मेंसुरेशन का क्वेश्चन है और भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेंसुरेशन से वो लोग 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन ही उठाते हैं मैक्सिमम। ठीक है भाई, एक तो आयतन की कंपैरिजन वाले हैं कि भाई इतने गोले हैं, इससे इस रेडियस का गोला बनाया गया है, बड़े गोले से छोटे गोले बन रहे हैं, या मीन्स आपसे ये कह दे भाई ये वर्ग है और वर्ग का आपको क्षेत्रफल दे देगा, और आपसे पूछा है कि वर्ग से आयत बनाया गया है या फिर वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, तो आपसे उसकी लंबाई या चौड़ाई में से कुछ पूछ लेगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन, या आपके ये वाले जो कंपैरिजन वाले हैं, ये ही वो क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? पहली बात तो देखो भाई, हमें ये पता होना चाहिए जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है भाई आपका 1/2 गुना में आधार कह लो बेस गुना में हाइट, B1 H1 कर दिया। ठीक है, और वो बोल रहा है उसका रेशो है 1/2 गुना में B2 H2, यानी कि बेस और हाइट से। अच्छा, अब आप ध्यान से देखो भाई, 1/2 से तो हमारा 1/2 कट गया भाई। अब वो कह रहा है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात हमें दिया हुआ है, वो कितना है आपका 4:3 के बराबर कर दिया हमने ये। ठीक है भाई, अब आपसे पूछ रहा है कि भाई उनकी ऊंचाई का अनुपात। देखो हमारे पास बेस B1 गुना में H1 आपका कितना है, ये ऊपर वाली ऊंचाई 6 है, B2 हमें निकालना है, और दूसरी ऊंचाई है आपकी कितनी 5, और ये हमें क्या बराबर दिया हुआ है 4/3 के बराबर दिया हुआ है। काटा पीटी होगी कर सकते हैं, 2 दूनी 4 और 2 तिया कितने हो गए 6। ठीक है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 3 की इधर गुना करेंगे, 3 गुना 3 यानी कि 9 B1 हो गए, और 5 दूनी 10 B2 हो गए। ठीक है भाई, अब हम क्या करेंगे, B1 और B2 का रेशो निकालेंगे जो हमें पूछ रहा है। B1 यहाँ ही है, B2 को हम यहाँ लेंगे तो 10 यहीं रहेगा, ये 9 इधर चला जाएगा। ठीक है भाई, तो यानी जो आधार का जो अनुपात है भाई वो आपका है 10:9, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा आपका, बी हो जाएगा। ठीक है भैया, सीधी सी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर करना है और इस पे ध्यान भी बहुत देना है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 16। P और Q एक प्रोजेक्ट को क्रम से 60 और 30 दिन में पूरा कर देते हैं। यदि वे एक साथ काम करें तो प्रोजेक्ट का 90% कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है भैया, चलो कैसे करेंगे। P और Q एक प्रोजेक्ट को क्रम से 60 दिन में, P करता है आपका कितने दिन में 60 दिन में, Q करता है आपका 30 दिन में। ठीक है, एलसीएम लेंगे 60 आ जाएगा, 60 से भाग करेंगे 1 और 30 से भाग करेंगे 2, यानी कि भैया आपके डोरे आ गई एफिशिएंसी, है ना। आपके पास क्या आ गई भाई, एफिशिएंसी आ गई है। ठीक है भाई, आपके पास क्या आ गई, एफिशिएंसी आ गई, यानी एक दिन का काम आ गया आपके पास P और Q का। P एक दिन में एक काम करता है, Q एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है। अब वो कह रहा है कि वो प्रोजेक्ट का 90% काम, प्रोजेक्ट का टोटल काम कितना है 60, और 60 का 90% निकाल लो भाई, कितना हो गया 54। ठीक है भाई, ये मैं करके दिखा रहा हूं, आप लोग तो वैसे ही सॉल्व कर लेंगे भाई, 60 गुना 90 यानी कि सीधा सीधा 54 आ जाएगा। अच्छा, वो एक साथ काम करते हैं और एक साथ काम करने पे P और Q मिलकर के कितना काम करेंगे, 2 और 1 कितने हो गए आपके 3 हो गए, एक दिन का काम कितना है 3। अब इस 54 काम को वो कितने दिन में करेंगे भाई, 3 काम एक दिन में कर रहे हैं और 54 काम को करने में उसको लगेंगे कितने 18 डेज। कितने दिन लगेंगे भाई, 18 डेज लगेंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन आपका, 3 बराबर भुजाओं वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है। पहली बात तो आपको ये याद रखना है, 3 बराबर भुजाएं हैं तो आपका भैया समबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है भैया, और समबाहु त्रिभुज जो है वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 3 बराबर भुजाओं वाले एक त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है 4√3 वर्ग सेंटीमीटर, और त्रिभुज का परिमाप बताना है आपको। देखो परिमाप का मतलब होता है इन तीनों साइड्स का सम, तो परिमाप का मतलब होगा a जमा a यानी कि 3a। क्या होगा भाई, 3a हो गया। अब आपसे पूछ रहा है कि भाई परिमाप, तो आपसे पूछ रहा है परिमाप के लिए भाई हमें साइड चाहिए, अब हम निकालेंगे कैसे, वो ध्यान रखना है।
तीन बराबर भुजाओं वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है समबाहु का वो होता है √3/4 ए स्क्वायर, उसकी वैल्यू हमें दी हुई है 4√3। भाई √3 से तो √3 कट गया, ए स्क्वायर की वैल्यू जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी हो गई 4 गुना 4 16 हो गई, और ए की वैल्यू निकालेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो आ जाएगा 4। ठीक है भाई। ठीक है भाई, तो हमारे पास जो है यहाँ पे क्या आ गई भाई, ए की वैल्यू आ गई है। ठीक है, कितनी आ गई 4, और हमें चाहिए 3a, यानी परिमाप जो था वो 3a के बराबर है। 4 गुना 3 कितने हो जाएगा, 12 के बराबर हो जाएगा। ठीक है भाई, 4 गुना 3 किसके बराबर हो जाएगा, 12 के बराबर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई, बी हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 12। ठीक है भाई, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। एक बस देहरादून से मंसूरी जाती है 35 किलोमीटर की दूरी और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से तय करती है। ठीक है भाई, और 60 किलोमीटर की प्रति घंटा की गति से वापसी आती है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी भाई औसत गति क्या है वो आपको बतानी है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो, देहरादून से मंसूरी की दूरी है 35 किलोमीटर, यानी कि एक तरीके से आप मान लो ये डिस्टेंस है, ये आपकी 35 किलोमीटर है। यहाँ से गई, जब बस गई थी तो वो 36 किलोमीटर की गति से जा रही थी, और जब वापसी आती है तो 60 की स्पीड से आती है। ठीक है भाई, ठीक है। अब आपको बताना औसत गति यानी कि एवरेज जो चाल है वो किसके बराबर होती है, यानी कि कुल दूरी, उस दूरी को तय करने में लिया गया कुल समय। ठीक है, इसके बराबर आता है औसत चाल। कुल दूरी कितनी हो गई आपकी, 35 जाने वाली और 35 होगी आपकी आने वाली। ठीक है, कुल समय यानी कि 35 किलोमीटर की दूरी को तय करने में लिया गया समय, यानी 36 की स्पीड से, और फिर 35 की दूरी को तय करने में 60 की स्पीड से। ठीक है, काटना चाहें तो काट सकते हैं, 5 सत्ते 35 और 5 से 12 बार। ठीक है भाई, ऊपर तो आपका हो गया क्या 70, नीचे का सॉल्व कर लेते हैं। 35/36 प्लस में 7/12, एलसीएम आपका 36, 35 से हो गए 12 या 36, 7 या 21, यानी कि ये हो गया आपका 56/36, यानी हम 70, 36 आपका ऊपर चले जाएगा और 56 आपका नीचे रह जाएगा। ठीक है, 7 8 56, 7 9 70। ठीक है, और आपके 2 चौका 8, 2 पंजे 10 और 4 नाम हो गए आपके 36। 9 गुना 5 कितना हो जाएगा आपका, 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ठीक है, 9 गुना 5 हो गया आपका कितना, 45। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, तो इसमें जो आपका आंसर आया था यानी कि 45 किलोमीटर कितना प्रति घंटा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी था। अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 19। देखो क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि एक व्यक्ति जो है वो 900 मीटर लंबी सड़क को 6 मिनट में पार कर लेता है। तो आपको बताना है किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी चाल। ठीक है भाई, ठीक है भाई। भाई इस क्वेश्चन में देखो सीधी सीधी सी बात है, चाल की जो फॉर्मूला है वो होता है दूरी बटे समय। 900 बटे 6 मिनट को हम क्या करेंगे, सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे, तो वो हो जाएगा आपका कितना 360। ठीक है, ठीक है भाई, हो गया गुना में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो हम पे चाल आई है ये आई है मीटर प्रति सेकंड। क्या आई है, मीटर प्रति सेकंड आई है। ठीक है भाई,
ठीक है भाई, जो हमारे पास ये जो चाल है यानी कि जो स्पीड है वो मिल गई हमें किस में, मीटर पर सेकंड में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसकी गुना कर देंगे किससे, 18/5 से। ठीक है भाई, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 18 दूनी हो गई आपकी 36, और 2 से 5 से कट गया 18 बार, और 2 से कट गया कितने बार, 9 बार। ठीक है भाई, कितनी बार कट गया, 9 बार कट गया, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है भाई, अब मैं आपको एक कंसेप्ट बता देता हूं। देखो भाई, किलोमीटर प्रति घंटे से और मीटर पर सेकंड में जाना है आपको। देखो इधर से इधर जाना है, ध्यान से देखिए, किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में जाना है, तो आप 5/18 से गुना करोगे। किससे करोगे, 5/18 से। अच्छा, मीटर पर सेकंड से आपको किलोमीटर प्रति घंटे में आना है, तो आप 18/5 से गुना करोगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कन्वर्जन आपको जरूर याद होना चाहिए, क्योंकि टाइम एंड डिस्टेंस में इस कन्वर्जन की बहुत ही वैल्यू है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन इतना ही, और ये आपका कन्वर्जन आपको याद रहना ही चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 20 की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 25% और 40% अधिक हैं, तो हमें बताना है उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। ठीक है, दोनों संख्याओं का अनुपात आपको बताना है। ठीक है भाई, दो संख्याएं हैं, वो तीसरी संख्या से 25% और 40% अधिक दी गई है, दोनों संख्याओं का अनुपात आपको बताना है। ठीक है भाई, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तीन संख्याएं हैं वैसे टोटल, और जिनकी कंपैरिजन की गई है। ठीक है भाई, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। भाई देखो, वो कह रहा है दो संख्याएं तीसरी संख्या से इतनी अधिक है, उस तीसरी को ही हम 100 मान लेते हैं। ठीक है भाई, अब वो आपसे कह रहा है कि भाई दो संख्याएं, पहली तो एक 25% अधिक है, तो यानी ये तो 125 हो गई भाई, और ये दूसरी जो है वो 40% अधिक है, एक 140 हो गई। अब वो आपसे कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अनुपात बताना है, 125 और 140 का अनुपात। ठीक है भाई, 125 और 140 का अनुपात हमें बताना है। 5 से काटेंगे 25 बार, और 5 से काटेंगे 28 बार। 25/28, क्या अनुपात आएगा, 25/28। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई आपका, सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर हो जाएगा भाई आपका सी। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है भाई, तो वो आपसे कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा और उसकी ऊंचाई का अनुपात है। ठीक है भाई, समबाहु त्रिभुज की भुजा और उसकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो ठीक है भाई, तो समबाहु त्रिभुज की भुजा और ऊंचाई का अनुपात क्या है। ठीक है भाई, ये आपको बताना है। तो पहले तो हमें समबाहु त्रिभुज की जो भुजा होती है वो आपकी ए मान लेते हैं। ठीक है, और उसका अनुपात पूछ रहा है, तो जो हाइट होती है उसका जो फॉर्मूला है √3/2a। ठीक है भाई, तो ए अनुपात में √3/2a,
ए से आपका ए कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपका 1/√3/2। ठीक है, 2 इधर चले जाएगा, 2/√3 क्या हो गया, 2/√3। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका कौन सा, सी। ठीक है, तो आपको ना इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि आपका समबाहु त्रिभुज के रिगार्डिंग आपको ऑल पॉइंट रिमेंबर करने। ठीक है, कि भाई समबाहु त्रिभुज की हाइट कैसे निकालते हैं, उसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि इस पे रिगार्ड आपका एक क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो एस्टेट के लिए जो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 22। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 40 है और इन दोनों संख्याओं का अंतर आपका 3 है। ठीक है, तो आपको संख्याएं बतानी है। ठीक है, देखो सॉल्व करवाने के लिए अलग चीज है, ट्रिक्स देखो पहले भाई। पहले तो ना हम यहीं से सॉल्व कर लेते हैं। दो संख्याओं का अंतर 3 है। ऑप्शंस में पहले हम देख लेते हैं भी दोनों संख्याओं में अंतर 3 है कहाँ कहाँ। 5 और 8 का अंतर 3 है, ये ऑप्शन है। 5 और 3 का अंतर 2 है, नहीं है। 2 और 4 का ऑप्शन 2 और 4 का अंतर कितना है आपका, 2 है, नहीं है। 4 और 6 के अंतर 2 है, नहीं है। तो आपका एक ही ऑप्शन ऐसा है, ऑप्शन नंबर डी, जिसका आंसर जिन दोनों संख्याओं के बीच में आपका जो डिफरेंस है, अंतर है, वो 3 है। हम देखेंगे भाई एलसीएम और एचसीएफ। देखो अगर हम यहाँ से चेक करते हैं 5 और 8 के बीच में एचसीएफ तो आपका 1 हो गया, और एलसीएम क्या है, दोनों ही अभाज्य एक, दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं है तो दोनों की गुना कर देंगे तो एलसीएम आ जाएगा 40, और एचसीएफ और एलसीएम की गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका 40। ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन जो है वो आपका क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, यही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। जरूरी नहीं है कि हर बार हम क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे, ऑप्शन से भी हम करना सीखेंगे, हमें अपना टाइम भी बचाना है। ठीक है, दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात इतना है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात इतना है। ठीक है, और उनके आयतन का अनुपात आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, पहले आपको ये याद रखना है कि भाई बेलन जो होता है ना, उस बेलन का जो आयतन होता है वो होता है πr²h। ठीक है भाई, अब दो बेलन है तो पहले वाले को r1 h1 मान लेते हैं, दूसरे का हम मान लेते हैं πr2² और h2। ठीक है, सॉरी h2। अच्छा, पाई तो आपका कांस्टेंट नंबर है, कट गया दोनों में। अब बचा भाई r1² h1 और r2² h2, इसकी गुना करनी है आपको, यही क्या होगा, आंसर हो गया। अब त्रिज्याओं का अनुपात क्या है, 4:5, तो यानी कि 4 का स्क्वायर हो गया बटे में ये हो गया 5 का स्क्वायर। h1 क्या है आपकी, ये 5 है, और ये कितनी है आपकी, नीचे 2 है। ठीक है भाई, तो गुना करेंगे, 4 गुना 4 16 गुना में 5 बटे में 25 गुना में 2। ठीक है, 2 8 16 और 5 5 25। 8 अनुपात क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 8:5 मीन्स ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 10% बढ़ाने पर उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। ठीक है भाई, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 20 वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी बढ़ा रहे हैं भाई, 10% बढ़ाने पर, कितना, 10%, उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। ठीक है, ये हमें बताना है, और इसकी ना ट्रिक बहुत सारी है। और पहले ना हमें ये इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ना हमें उस जिस भी फिगर का हम एरिया निकालना चाह रहे हैं, एरिया में बढ़ोतरी निकालना चाह रहे हैं, उसका ना हमें एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वर्ग का जो एरिया होता है वो होता है a², यानी कि a गुना a। ठीक है, तो हमें 2 टाइम्स a का इस्तेमाल करना है इसमें। ठीक है भाई, तो हम इस टाइप के क्वेश्चंस में सीधा सीधा एक फॉर्मूला आता है, x + y प्लस में xy/100। ठीक है, ये आपका नेट इफेक्टिव जो एरिया चेंज है ना उसका आंसर दे देगा। ठीक है,
तो भाई देखो यहाँ पे x और y की वैल्यू बराबर है, तो यानी कि 10 प्लस में 10 गुना 10 बटे 100, ठीक है भाई। तो 20 प्लस में 21% क्या होगा, एरिया चेंज होगा, ठीक है भाई। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका कौन सा, फर्स्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 25। एक संख्या 25% कम की जाती है, मूल संख्या में वापसी लाने के लिए संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी। परसेंटेज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शॉर्ट्स में मैंने इसका आपको जो फॉर्मूला है, जो शॉर्ट ट्रिक्स है वो बता रखी है, ठीक है। आपको इस टाइप के क्वेश्चन में क्या देखना है भी, यहाँ पे कम किया जा रहा है ना, पहले हम ऊपर लिखेंगे वही वैल्यू जो कम की गई है, ठीक है। अच्छा, हमें नीचे लिखना है 100। में से कम करेंगे या जोड़ेंगे, ये डिसाइड करेंगे हम क्वेश्चन की लैंग्वेज पे। देखो यहाँ पे कम की जा रही है तो हम यहाँ पे कम कर देंगे, ठीक है, गुना में 100। अगर यहाँ पे बढ़ रहा होता तो हम यहाँ पे बढ़ा देते, यानी जोड़ देते, ठीक है। तो 25 बटे में 75 गुना में 100, 25 या 75, 100 बटे 3 कितना होता है, 33.33, कितना होता है, 33.33%, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कि यदि tan a बराबर 4/3 है, ए जो आपका 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में लाई कर रहा है, तो sin a की वैल्यू क्या होगी। देखो जिनको बिल्कुल नहीं पता है उनके लिए भाई, हम जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री जो यूज होती है, या वो आपकी ना राइट एंगल ट्रायंगल के बीच में होती है, यानी कि समकोण जो त्रिभुज होता है, ठीक है, उस पे लगती है। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल बता देता हूँ। ये आपका समकोण त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण कितने का होता है, 90 का होता है, ठीक है। इसमें आपका ये वाली जो साइड होती है इसको हम कर्ण बोलते हैं, ठीक है, हाइपोटेन्यूज। ये आपका परपेंडिकुलर होता है यानी कि लंब, और ये वाली जो साइड होती है आधार कहलाती है, ठीक है, यानी कि बेस। ये बेस होती है, ये हाइट होती है, ठीक है, और ये आपका कर्ण होता है यानी कि हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अच्छा, अब जो जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो होता है ये वाला, ठीक है। ये आपका साइन होता है, ये कॉस, और ये आपका टेन, ठीक है। टेन बोले तो लंब बटे आधार, यानी कि ये लंब ये आधार, और हमें टेन की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4/3 दी हुई है। तो यानी कि लंब की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 4, आधार की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, और हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके कर्ण की वैल्यू हमारी आ जाएगी क्या, 5। यानी हमारी जो पाइथागोरन ट्रिपलेट होती है उसका हम यूज करके इजीली इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। अब आपसे पूछ क्या रहा है, साइन की वैल्यू, साइन ए, ठीक है, यानी कि ये हमें ए में ही वैल्यू दे रखी है तो हमें ए में ही पूछा है, तो हमें कुछ भी नहीं करना। और साइन होता है लंब बटे कर्ण, लंब है आपका 4 और कर्ण कितना है 5, यानी कि जो आंसर होगा वो हो जाएगा कितना, 4/5, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, यदि एक कार 1 किलोमीटर तक 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्थिर गति से चलती है, यानी कि एक कांस्टेंट स्पीड है उसकी 30 किलोमीटर, अगले 1 किलोमीटर आपकी 45 किलोमीटर की प्रति घंटा की चाल से चलती है। तो सॉरी, ट्रक नहीं है, कार है, ठीक है। कार की औसत गति बतानी है आप। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए एक डायरेक्ट आपका जो फॉर्मूला है या जो डायरेक्ट ट्रिक है वो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई आप ये देखिए कि यहाँ पे जो डिस्टेंस है ना वो सेम है, ठीक है, डिस्टेंस क्या है, सेम है, 1-1 किलोमीटर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 किलोमीटर यूज करी गई है ना, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा 2 गुना 1, यानी कि हमें क्या करना है, सॉरी, जो जहाँ पे किलोमीटर यानी जो 1 किलोमीटर दे रखा है ना, इसमें हम क्या करेंगे, जो हमें ये वाली स्पीड दे रखी है हम इसको x मान लेंगे,
और इस वाली स्पीड को हम मान लेंगे y। तो यहाँ पे सीधा फॉर्मूला लगाएंगे 2xy बटे में x प्लस के y। ठीक है भाई, ये वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। 2 गुना में x आपकी कितनी है 30 गुना में दूसरी स्पीड है 45 बटे में 30 प्लस 45। ठीक है, ओके। 2 गुना में 30 गुना में 45 बटे में 75, 15 पंजे 75, 15 30 45, 6 पंजे 30। ठीक है भाई, तो ठीक है भाई, तो ये है आपका, ये मिस्टेक हो गई, 5 से 6 बार कटेगा। ठीक है, तो ये हो गया 6 3 18, 18 दूनी कितने हो गए आपके 36। ठीक है, 36 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, किसी संख्या में, यदि किसी संख्या में से 35 घटा देते हैं तो वह 80% रह जाती है। ठीक है, और इस संख्या का 4/5 भाग क्या है। देखो, इस वाले कंसेप्ट को समझेंगे हम लोग पहले थोड़ा सा। देखो, टोटल जो नंबर है वो 100% है। आप ध्यान से देखना, टोटल जो चीज़ होती है वो 100% होती है। अब वो आपसे क्या कह रहा है कि यदि मैं 35 घटा दूं तो वो जो संख्या है वो 80% रह जाएगी। यानी कि भाई देखो, अगर मैं मान लूँ 20% मैंने घटा दिया, ठीक है, और हमारे पास बस कितना रहा है, 80% बच रहा है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि यदि मैं इसमें से 35 घटाता हूं तो 80% रह जाती है। यानी कि मैं ये भी कह सकता हूं ना कि जो 20% की वैल्यू कम हो रही है वो 35 के बराबर है। ध्यान से समझना, 20% की वैल्यू किसके बराबर है, 35 के। फिर से सुनो कि भाई अगर मान लो मैं किसी संख्या में से 35 घटा देता हूं तो वो 80% रह जाती है, यानी कि 20% कम हुई है। और 20% की जो वैल्यू है वो नंबर्स में कितनी है, 35। 1% की वैल्यू निकालो। अच्छा ठीक है, मत निकालो 1% की वैल्यू, हम क्या करेंगे, हम सीधा सीधा कर लेंगे। भाई देखो, हमें कितना चाहिए, 100% की वैल्यू। तो 20 का क्या करेंगे, 5 से गुना करेंगे तो 100% हो जाएगा। उसी तरीके से हम इसकी भी 5 से गुना कर देंगे। 5 पंजे 25, 5 से 15 2 17, 175 आ गया। यानी कि हमारे पास जो वो नंबर आ गया वो 175 आ गया है। ठीक है, अब इस संख्या का 4/5 निकालना है। निकाल दो भाई, 175 गुना में 4/5। 5 से काटेंगे, 5 या 15, 5 पंजे 25, 35 गुना 4 हो जाएगा आपका क्या, 140। क्या हो जाएगा, 140। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट और बहुत इजी भी है। ठीक है भाई, वो आपसे कह रहा है यदि हम किसी संख्या में से 35 घटा देते हैं तो वो संख्या 80% रह जाती है। यानी कि हमने 20% कम किया है, और 20% की वैल्यू कितनी है भाई, 35। तो 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, निकाल लो। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। हमें वो संख्या पता करनी है। क्या करनी है, वो हमें संख्या पता करनी है भाई। तो संख्या का मतलब हम अगर 20 की गुना 5 से करते हैं तो हमें 100% मिल जाएगा। उसी तरीके से हम 35 की गुना भी 5 से करेंगे, हमारे पास वो नंबर आ गया 175। अभी इसी 175 का हम 4/5 निकालेंगे, जो आएगा क्या, 140। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, एक आदमी 450 आमों के क्रय मूल्य पर 320 आम बेचता है, उसका बताना है आपको लाभ % क्या होगा। देखो, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया था इसी वीडियो में शुरुआत में, कि भाई इतनी वस्तुओं का क्रय मूल्य, लागत मूल्य इतनी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। सेम ही टाइप है। अब आपको करना क्या है, हिंदी में लिख लीजिए सीपी यानी कि क्रय मूल्य, और ये एसपी। ऐसे भी लिख सकते हैं, बटे में भी कुछ भी लिख लो, कैसे ही कर लो इस क्वेश्चन को। आपको सिर्फ इतना याद रखना है भाई, जो क्रय मूल्य के साथ नंबर है उसको तो लिख दो विक्रय मूल्य के साथ, और जो विक्रय मूल्य के साथ नंबर है, ठीक है, एक आदमी 400 आमों के क्रय मूल्य पर 300 आम बेचता है, यानी कि बेचना क्या हो, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य के साथ जो नंबर है वो ये बना दिया। अब आप ये देखिए कि भाई कोई भी चीज़ 320 रुपये में खरीदी गई है, 400 रुपये में बिक रही है, तो क्या हो गया, प्रॉफिट होगा ना। तो प्रॉफिट कितने का होगा, 400 में से हम 320 घटा देंगे भाई, 80 रुपये का। अब हमसे प्रॉफिट % पूछ रहा है, 80 कितने पे हुआ है, 320 पे, यानी कि क्रय मूल्य नीचे गुना में 100। 8 से 4 बार कट गया, 4 से 25 बार। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा प्रॉफिट % है, यानी कि जो लाभ का प्रतिशत है, वो हमारा कितना है, 25%। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30।
दो संख्याओं का औसत, दो संख्याएं आपको दी हुई हैं ए और बी, ठीक है, उनका औसत है आपका 20, ठीक है, बी और सी का औसत आपको कितना दिया है 19, और ए और सी का औसत कितना दिया 21, ए का मान आपको बताना है, ठीक है, कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ऐसे ही क्वेश्चन ये पूछते हैं, ठीक है। ए प्लस बी की एवरेज वैल्यू कितनी है आपकी 20 है, ठीक है, बी प्लस सी की एवरेज वैल्यू कितनी है आपकी 19 है, ए प्लस सी यानी सी प्लस ए की एवरेज वैल्यू कितनी है आपकी 21 है, ठीक है भाई। अच्छा देखो एवरेज वैल्यू हमें दे दी, यानी 20 इसकी है, 20 इसकी, तो टोटल वैल्यू इसकी 40 हो गई, इसकी 2 से गुना कर देंगे 38 हो जाएगी, इसकी 42 हो जाएगी, ठीक है भाई, ये इनकी क्या है टोटल वैल्यू है, ठीक है भाई। इस क्वेश्चन इस टाइप के एवरेज की मैंने 5 डिटेल वीडियो डाली हुई है आपके लिए, ठीक है, तो उनमें आप जाके देख सकते हैं कि भाई एवरेज बिल्कुल ही जीरो से है, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस उसमें मैंने कराए हुए हैं जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम देखो, हमें ए प्लस बी की वैल्यू मिल गई, टोटल वैल्यू 40 है, बी प्लस सी की मिल गई, अगर हम इन तीनों को जोड़ देते हैं तो ए के 2 ए, यानी कि हमारे पास 2 ए 2 बी हैं और 2 सी हैं, ठीक है। अब हमें इनकी वैल्यू मिल गई 8 और 2 10, 5 और 3 8 और 4 12, ठीक है। अगर हम यहाँ से 2 से भाग कर देते हैं, यानी कि हम ऐसे कर देते हैं 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया 120 है, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 120 बटे 2 हो जाएगा, कितना हो गया 60 हो गया। अच्छा अब आपसे पूछ क्या रहा है, ए की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, ए की वैल्यू पूछ रहा है भाई, ध्यान से देखो, अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू में से बी प्लस सी की वैल्यू टोटल घटा दूंगा तो हमें क्या मिल जाएगा, ए की वैल्यू मिल जाएगी, बी प्लस सी की वैल्यू कितनी 38 है, अगर मैं ए की वैल्यू निकालूंगा तो इस 60 में से मैंने क्या घटा दिया 38 घटा दिया, क्या बचा 22 बचा, क्या बचा 22 बचा, यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई 22 आ गई। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सेकंड हो गया आपका, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो एस्टेट के लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस क्लास में यूज किया गया हर एक क्वेश्चन एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप देखेंगे कि भाई मैंने एस्टेट की जो प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उस प्लेलिस्ट में जाएं और आप चेक करेंगे कि भाई वहाँ पे बहुत सारी वीडियोस हैं जो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होंगी। आप देखेंगे कि अगर आप उन वीडियोस को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके एस्टेट में मैथ्स आपका कंप्लीटली कवर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि हमारी जो अगली वीडियोस हैं एस्टेट की महामैराथन क्लासेस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ओके, थैंक यू सो मच।